हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और IBC 24 पर आज आप 5 राज्यों में चुनावी मतगणना जो कुछ ही सेकंड्स बाद शुरू हो जाएगी, इससे जुड़ा हर पल का अपडेट देखेंगे। कुछ ही देर में वोटों की गिनती 5 राज्यों में शुरू होने को है और इस समय आप जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर टैली देख रहे हैं, इसे भी अच्छी तरह समझ लें। सबसे बड़ा राज्य आज नतीजा जहां आना है, उत्तर प्रदेश है। 403 सीटें हैं, इसमें रुझान और नतीजे आपको टीवी स्क्रीन पर सबसे ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद उत्तराखंड 70 सीटों के साथ यहां नतीजे और रुझान सबसे पहले आप देख पाएंगे। बाद में मणिपुर 60 सीटों के साथ में यहां भी रुझान और नतीजे आप देख सकते हैं। और गोवा एक छोटे राज्य के सबसे छोटा राज्य है, जहां पर आप देखेंगे 40 सीटों के नतीजे आने में कितना वक्त लगता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो है पंजाब, जहां आपकी बार आम आदमी पार्टी इसे लेकर रुझान प्रकट किए गए तमाम एग्जिट पोल्स में। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, क्या हाल यहां 5 राज्यों में होता है। परिवर्तन की बयार या फिर से जैसे हम बार बार जुमले सुनते हैं, बार बार हम नारे सुनते हैं, यूपी में योगी सरकार, तो क्या होने वाला है ये कुछ देर बाद स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। 200 से अधिक मतगणना हॉल तैयार हैं और 50,000 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए इन मतगणना कार्यों को करने के लिए। भारी सुरक्षा व्यवस्था है। सुबह से आपको IBC 24 तस्वीरें दिखा रहा है कि जो भी CM पद के कैंडिडेट हैं या वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, हर कोई ईश्वर के दर पर माथा टेकने पहुंचा है। मुश्किल से रात कटी होगी, अब सुबह हो चुकी है और कुछ ही सेकंड्स बाद, कुछ ही देर में ये मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। 8 बजते ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी, तो कुछ ही देर में वोट काउंट करने शुरू कर दिए जाएंगे। तो IBC 24 पर आज आपको सबसे पहले रुझान और नतीजे देखने को मिलेंगे। साथ में विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ में कई एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, दलों के नेता जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करते रहेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त 8 बजते ही 5 राज्यों के 1200 हॉल में मतगणना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, तमाम जगहों पर नतीजे आने से पहले तैयारियां जो दलों ने की थी, तैयारियां जो प्रशासनिक अधिकारियों ने की थी, तैयारियां जो मतगणना दलों ने की थी, उन सब का आज नतीजा, उन सब का रिजल्ट कुछ ही देर में आप देखेंगे। 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो गई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और ये उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे के भीतर से शुरुआती तौर पर कुछ रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, देखें आप। पूजन पाठ और होली दिवाली एक साथ मनाने का इंतजाम भी किया जा चुका है। हवन करके जीत का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ पोस्टर्स तैयार हैं जिस पे अपने बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं और पोस्टर्स में जीत के जश्न की कुछ तैयारियां हैं, लेकिन कहीं ये जीत का जश्न मनाने का अवसर जनता ने दिया है नहीं दिया, इस बात की थोड़ी सी मन के भीतर आशंकाएं भी बनी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखें, हवन करते हुए तमाम कार्यकर्ता, कैंडिडेट्स और उनके समर्थक। तो दिन भर आज हमारे साथ में एक्सपर्ट जुड़ेंगे और दोनों पार्टियों के नेता, प्रवक्ता एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ होंगे, जिनसे हम पूछेंगे। जाहिर तौर पर हर एक दल जीत को लेकर तैयारी करता है। हर एक दल ने अपने दिग्गजों के साथ में पूरी ताकत झोंकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी इसमें काफ़ी कनेक्शन है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों समेत बड़े नेताओं के, दिग्गज नेताओं, कार्यकर्ताओं के चुनाव में ड्यूटियां लगाई गई थी। और अब इस वक्त हम देख रहे हैं मतगणना को लेकर के भी काफ़ी तैयारी है। मतगणना को लेकर के भी कई राज्यों के, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी शामिल है, नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं और किलेबंदी करके, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग
जोड़ तोड़ की राजनीति इस वक्त भारी चरम पर रहती है, तो अपने कैंडिडेट्स को और नतीजों के दौरान होने वाली धांधली गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए दल तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के रुझान भी दिए गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती, इस तरह के रुझान एग्जिट पोल्स में दर्शाए गए। अब यूपी में योगी सरकार वापस लौट रही है या परिवर्तन की बयार है, दोनों तरह के दावे सुने गए हैं, बार बार सुने गए हैं। तो क्या जनता ने तय किया है ये आज स्पष्ट हो गए। भगवंत सिंह मान को आप देख रहे हैं। पंजाब में आज एक बड़े उलटफेर की गुंजाइश बताई गई है। एग्जिट पोल्स अगर सही रहते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चांस, एक बड़ा अवसर बन सकता है। कौन है जी? ठाकुर अकाल पुरख परमेश्वर आप है। थोड़ा सा एसी थोड़ा सा दिया ना सर थोड़ा सा मांगे सर या ना मांगे सर, एकदम ही बंद है। अरे सर थोडे से अहो पूर्ण फ्रेम मध्ये येते सर माझ्या सर या ना इकडे सर। तो उत्तर प्रदेश में आज नतीजों को लेकर सबसे ज्यादा गहमा गहमी दिख सकती है और इस वक्त तमाम नेता, प्रत्याशी, उनके समर्थक ईश्वर के दर पर हैं। जो जिसे मानता है, जो जिस चीज में आस्था रखता है, जिस भगवान में आस्था रखता है, वो आज उनके दर पर पहुंचे हैं और माथा टेक कर अपने लिए जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। अरे सर थोडे से अहो पूर्ण फ्रेम मध्ये येते सर माझ्या सर या ना इकडे सर। और भारी सुरक्षा के इंतजाम भी कर रखे गए। गोवा में किस तरह के नतीजे आएंगे 40 सीटों पर, सीटों के हिसाब से सबसे छोटा राज्य आज जिसका नतीजा आने वाला है और सबसे अधिक 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक स्थितियां साफ हो सकती हैं कि किस दल की सरकार किस राज्य में बन रही है। इसके अलावा उत्तराखंड और मणिपुर, इन 2 राज्यों पर भी नजर रहेगी क्योंकि उत्तराखंड में भी परिवर्तन की गुंजाइश, परिवर्तन की उम्मीद देखी गई है। एग्जिट पोल्स भी यही दर्शाते हैं कि यहां भी परिवर्तन हो सकता है। तो इन 5 राज्यों के नतीजों को समझने के लिए आपको IBC 24 पर इस टेलीविजन स्क्रीन पर नजर रखनी पड़ेगी। आप देखें, सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश के रुझान और नतीजे आप देख पाएंगे। यूपी के अग्निपथ के तहत सबसे ऊपर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, दाएं और बाएं आपको उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इन 3 राज्यों के रुझान और नतीजे देखने को मिलेंगे और स्क्रीन पर ठीक नीचे आप पंजाब के रुझान और नतीजों को स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे। ज्यों-ज्यों ये रुझान आते जाएंगे, ये टैली भरने शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ दिन भर एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में सुबोध हरितवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं और देव श्रीमाली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबोध जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। गुड मॉर्निंग। पहले सुबोध जी से मैं शुरुआत करता हूं, कहां आपको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी, सरकार बनाएगी? नमस्कार पुनीत जी। सबसे पहले तो आज के दिन की शुरुआत सबके लिए अच्छी हो। सारे लोगों ने मेहनत की है तो इच्छा अनुसार परिणाम मिले और जनता न्याय करे, ये मैं चाहता हूं। और दूसरी चीज, उम्मीद की बात है तो हम सारे राज्यों से आशान्वित हैं। चाहे उत्तराखंड हो, वहाँ पर ज़रूर परिवर्तन की लहर भी है और कांग्रेस एक अच्छा विकल्प के तौर पर वहाँ पर उभर करके भी आई है। गोवा में भी हमारी स्थिति बहुत बेहतरीन है और मुझे लगता है कि लार्जेस्ट पार्टी, जो पिछले बार भी कांग्रेस थी पर लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या की शुरुआत पिछले बार गोवा और मणिपुर से ही हुई थी, जो चलते चलते फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक इसकी आँच बीजेपी ने दी। तो मुझे लगता है कि गोवा में भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे, मणिपुर में भी हम अच्छी परिस्थिति में रहेंगे, मुझे विश्वास है। तो अगर ऐसी बात करें आप, पंजाब में मुझे मालूम है एग्जिट पोल्स तो कुछ और कह रहे हैं, पर एग्जिट पोल की याद दिलाई जाए तो
मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाती अगर एग्जिट पोल की सुन लेते तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल की जगह एग्जैक्ट पोल के इंतज़ार हम लोगों को करना चाहिए, और जब तक असल नतीजे नहीं आ जाते हम सब जगह से आशान्वित हैं। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, और मैं जानता हूँ कि जो हमें सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं उत्तर प्रदेश पर इतना बाद में क्यों आया, पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। हमने वहाँ जात पात और सारी चीज़ों से हटकर मुद्दों की लड़ाई लड़ी है। प्रियंका जी ने पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश के हर उस मुद्दे को उठाया है जिसे विपक्ष को उठाने की ज़रूरत थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई हो। पर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के रूप में प्रियंका जी और कांग्रेस उभर करके आए हैं, और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक सही और उचित निर्णय करेगी। हम बहुत अच्छी परिस्थिति में वहाँ पर भी रहेंगे, और जो भी जनता का जनादेश होगा, अब क्योंकि पिटारा खुल चुका है, तो जनता का जो भी जनादेश होगा वो स्वीकार्य होगा। चलिए, कुछ ही देर में हमको रुझान मिलेंगे और थोड़ा सा रियलिस्टिक भी हम चाहेंगे कि आज सुबोध जी आप हों, क्योंकि सुबोध जी को लगातार मैं भी देख रहा हूँ, बहुत यंग एज से राजनीति में काफ़ी ज़मीन पर आपने परिश्रम किया है, और आज राष्ट्रीय स्तर तक पे आप युवा कांग्रेस हमें एक चेहरे के तौर पर, वक्ता के तौर के पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन रियलिस्टिक क्या, कहाँ से आपको अधिक उम्मीदें हैं जीत को लेकर? मैं एग्जिट पोल्स की बात नहीं कर रहा, जो मेहनत कार्यकर्ता वहाँ जाके करता है, सेंटिमेंट्स को पढ़ता है, हालांकि पूरे कार्यकर्ताओं से आप घिरे रहते हैं, समर्थकों से घिरे रहते हैं, फिर भी आपका अपना एक आकलन होता है। आपको किन स्टेट से ज़्यादा उम्मीदें हैं कि यहाँ पर हम डेफिनेटली सरकार बना सकते हैं? मैंने कहा ना, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा हमारे लिए बहुत अच्छा बैटल ग्राउंड रहा। हमने अच्छी लड़ाई भी लड़ी और हम जीत के बहुत करीब भी हैं। वहाँ पर हम जीत पे कन्वर्ट करने में मेरे ख्याल से सक्सेसफुल भी रहेंगे। रही बात मणिपुर की, तो वहाँ पर भी पिछले बार भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे और इस बार भी सिंगल लार्जेस्ट रहेंगे। बस किसी तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग, जो आपने शुरुआत में अपनी बात पर कही, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू ना कर दे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पैसों के खेल में कांग्रेस पार्टी कभी विश्वास ना रखती है, ना रखेगी। क्योंकि आप अगर उदाहरण निकालेंगे देश का पुराना, तो आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि कांग्रेस ने खरीद फरोख्त करके किसी सरकार को गिराया। जबकि आप ऐसे उदाहरण निकालेंगे तो 10 उदाहरण निकल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा के लोग हैं वो खरीद फरोख्त करके सरकार को या तो गिरा चुके हैं देश में, या गिराने का प्रयास कर लेते, असफल प्रयास, जैसे राजस्थान में हुआ। अब मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर जैसे राज्य थे, कर्नाटक था, जहां पर इन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को परेशान भी किया। तो हम मणिपुर में भी अच्छी परिस्थिति में रहेंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं सारे राज्यों में आशान्वित इसलिए हूँ क्योंकि हम बैटल ग्राउंड पे बहुत अच्छे थे। हमने विपक्ष की, जो देश का विपक्ष होना चाहिए, उसकी एक आवाज़ बनने का काम किया। पंजाब में हमारी सरकार ने जो 4 साल किया, 4.5 साल किया, उसके बाद चन्नी जी के रूप में एक दलित मुख्यमंत्री को माननीय राहुल गांधी जी ने जनता के बीच में भेजा, और मुझे लगता है उनकी स्वीकार्यता भी रही। साथ ही उत्तराखंड में भी जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, सब मिलकर के साथ में चुनाव लड़े। उत्तराखंड में सोचिए आप, ऐसी परिस्थितियां थी भारतीय जनता पार्टी के पास, या उनका ग्राउंड इतना कमजोर था कि 6 महीने में 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो ऐसी परिस्थितियों में जनता एक कमजोर सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार चाहती है। कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत विपक्ष के तौर पर हर उस जगह स्थापित किया जहां पर हम विपक्ष में थे, और जहां हम सरकार में थे हमने जनता के मुद्दों को उठा करके वहां पर जनता के मुद्दों को एड्रेस किया, उनकी मांगों को पूरा किया, और उसके आधार पर हम वापसी की उम्मीद में हैं। तो मुझे लगता है हर राज्य हमारे लिए अच्छा है और हर राज्य में हमारे लिए अच्छी संभावनाएं हैं, और मुझे विश्वास है कि हम जब आज टैली शाम को आएगी तो उस टैली में हम ऊपर होंगे, ये मुझे पता है। चलिए ठीक है, अब ये दिन के साथ साथ शुभकामनाएं आपको, दिन की शुरुआत है, शुभकामनाएं आपको देते हैं। और उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत के बावजूद हम क्यों सपा, बसपा और लीडिंग जो वहाँ बीजेपी पिछली बार अधिक सीटों के साथ आई थी, क्यों हम 4थे स्थान पर कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, 5वें स्थान पर देखते हैं, ये प्रश्न भी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। लेकिन देव श्रीमाली साहब हैं हमारे साथ में, पूरा लंबा तजुर्बा रखते हैं, लंबे समय से हम इन्हें देखते पढ़ते सुनते आ रहे हैं। श्रीमाली साहब, आज के इलेक्शन देश भर में चर्चित हैं। वजह एक तो बड़ी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री समेत, केंद्रीय गृह मंत्री समेत सबकी लगाई हुई पूरी ताकत है। एक तरफ परिवर्तन का दावा है, दूसरी तरफ ये लगातार हम सुनते हैं कि उत्तर भारत के जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर कास्ट फैक्टर, वर्गों का गणित, यही मायने रहता है, यही हावी रहता है। आपके लिहाज से आज के नतीजे क्या इस रूल को ब्रेक करने वाले हैं? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले मैं चैनल के सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा, सुप्रभात बोलना चाहूँगा कि उनका दिन अच्छा हो। और जहाँ तक आपका सवाल है, वो एग्जिट पोल के नतीजे भी यही बता रहे हैं
कि बड़ी संख्या में उलटफेर होने वाला है। भले ही वो आंकड़े कुछ और बता रहे हो, लेकिन अगर आंकड़ों का हम विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि बड़े परिवर्तन की तरफ आंकड़े दिखा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का ही ले तो वहां सारे एग्जिट पोल में हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती दिख रही है, लेकिन बड़ा उलटफेर ये है जो बताता है कि वहां बड़ी तेजी के साथ जातियों का ध्रुवीकरण हुआ है कि जो समाजवादी पार्टी है वो 35 और 40 से बढ़कर लगभग 125 और 150 सीटों तक सारे एग्जिट पोल लगभग लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन बताता है। और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 100 सीटें कम हो रही है, ये भी एग्जिट पोल बताता है। तब हमें एग्जिट पोल में देखना है कि ये कितने कन्वर्ट होते हैं, कितने सही सटीक साबित होते हैं। और बाकी जगह भी हम देखेंगे बड़ी कांटे की टक्कर एग्जिट पोल में भी दिखाई गई, जो ये बताती है कि नतीजे कुछ भी हो लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की है और परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ जो है मतदाताओं के बीच में हुआ है। अलग अलग तरह के ध्रुवीकरण हुए हैं और अलग अलग तरह के समीकरण बने हैं। जी पुनीत जी, चलिए आपसे हम बातचीत करते रहेंगे सर। और दिव्या गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से, वो भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या जी गुड मॉर्निंग, आपके पास में मैं आता हूं, लेकिन इस वक्त राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में, जहां सबकी नजरें हैं। राजेश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही, कहां पर आप मौजूद हैं? सुप्रभात आपको। दिन भर आज आप ही की नजरों से हम वहां का पूरा माहौल देखेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्या स्थिति, कहां आप खड़े हुए हैं और क्या मतगणना शुरू हो चुकी है वहां? अजय पुनीत, मैं अभी खड़ा हूं लखनऊ में, जहां पे 9 विधानसभा सीटों की मतों की गिनती हो रही है। ये है रमाबाई अंबेडकर मैदान, काफी बड़ा मैदान है और यहां पर लगभग 2500 से अधिक पुलिस और अफसरों का बल तैनात किया गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। सुबह 5 बजे से पुनीत मैं बता दूं कि ये लोग यहां पर इकट्ठा हैं। जो मतगणना के कर्मचारी थे उनका आना सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका था और ये पुलिस के अफसर जो तैनात हैं वो सुबह 5 बजे से तैनात है और इनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाता तब तक आपको अपना पॉइंट नहीं छोड़ना है। तो ये बाकायदा मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों के पास प्रवेश पत्र है उनको ही एंट्री दी जा रही है। 3 बैरिकेड्स पार करके यहां पर लोग पहुंच पा रहे हैं। अधिकारी जो है लगातार जो 3 गेट यहां पर बनाए गए हैं वहां पे जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और अब तक यहां पर चूंकि प्रोसेस शुरू हो चुका है, काउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, स्ट्रांग रूम जो है वो खुल चुका है। तो हम आपको यहां पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, वो स्क्रीन के जरिए पुनीत दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर लखनऊ में जो मतगणना स्थल है वहां पर किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। स्ट्रांग रूम खुल चुका है, स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम को लाने की यहां पर तैयारी की जा रही है। आप देख रहे हैं, देखेंगे मैं बताऊंगा। ये यहां पर आपको दिखाता हूं, ये स्ट्रांग रूम खुल चुका है। काफी सुरक्षा व्यवस्था थी स्ट्रांग रूम के सामने में और सभी पार्टियों के जो एजेंट्स थे वो उनकी मौजूदगी पर ये स्ट्रांग रूम खुल चुका है। ये जो ईवीएम है उसको लाने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है। ये भी आप देख रहे हैं, ये एक कक्ष है, यहां पर भी स्ट्रांग रूम खुल चुका है और यहां से भी लाने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है। पुनीत, जैसे मैं बताऊं कि एक प्रोसीजर होता है मतगणना का कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होती है, तो डाक मतपत्र की गिनती शुरू होगी और इसी बीच में जो ईवीएम है उसको टेबल तक यहां पर लाया जा रहा है। और इस दौरान जब स्ट्रांग रूम खोला जाता है और जब ईवीएम को टेबल तक लाया जाता है उस दौरान सभी पार्टियों के जो एजेंट होते हैं उनकी मौजूदगी में यह सब किया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति यहां पर निर्मित ना हो। तो ये स्थिति यहां पर है और जैसा कि चर्चा है कि 11 बजे से रुझान आने यहां शुरू हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो किस पार्टी पर अपना विश्वास जाहिर की है, जो योगी की सरकार है उस पर अपना विश्वास जाहिर की है कि बदलाव के मूड में है, ये नजर आ जाएगा। क्योंकि हम पिछले 2 दिनों से पुनीत लखनऊ में हैं और आसपास के क्षेत्रों का भी हमने दौरा किया, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, तो एक मिला जुला रुझान यहां पर सामने में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि योगी सरकार के कामकाज से खुश नजर आए, मगर एक थोड़ी सी परेशानी है, तो जो जानवर मवेशी बाजार बंद होने से जो छुट्टा जानवर की परेशानी है उससे थोड़ा सा लोग नाराज नजर आए। तो कुछ लोग बदलाव चाह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि एक बार और योगी को मौका दिया जाएगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी
और कांग्रेस जो है उनका दावा यह है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी उनके सहयोग से ही बनेगी। तो लगातार दावे हैं और लगभग 1-1.5 घंटे बाद, प्रक्रिया चूंकि शुरू हो चुकी है मतगणना की, तो 1-1.5 घंटे बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा जो पता चला है कि सबसे पहले अयोध्या का जो रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और जहां हम खड़े हैं रमाबाई अंबेडकर मैदान, वहां पर 9 विधानसभा की मतों की गिनती यहां पर हो रही है। बाकायदा सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिना प्रवेश पत्र के किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और सामान्यतः जैसे होता है कि पान, गुटखा, तंबाकू और मोबाइल प्रतिबंधित है, जो लोग आ रहे हैं उनका सामान यहां पर रखाया जा रहा है। सैनिटाइजर को भी अंदर लाने नहीं लिया जा रहा है, अंदर में व्यवस्था है यहां पर। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहां पर, बिना प्रवेश के किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और जो प्रक्रिया होती है काउंटिंग की, वो प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है और लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जो है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किस पार्टी को अपना बहुमत दिया है, किसके प्रति विश्वास जताया है। पुनीत, चलिए राजेश जी, आपके पास हम वापस लौटते रहेंगे और लगातार आप ही की नज़र से वहाँ जो नज़ारे हैं या वहाँ जो माहौल है इसको हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। फिलहाल हमारे साथ में जो गेस्ट हैं उनसे हम बातचीत करें उसके पहले काउंटिंग के रुझान मिलने हमको शुरू हो चुके हैं। आप देखें टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जिन पर नतीजे आज आने हैं और 100 से अधिक 110, 112 अब हमको रुझान मिल चुके हैं। और यहाँ बीजेपी 67 सीटों के ऊपर आगे चलती दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये सब शुरुआती दौर में है और ये रुझान बड़ी तेज़ी से बदलते भी जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी आप देखें आधी सीटों पर रुझान मिलने शुरू हो चुके हैं। गोवा में 5 सीटों पर, मणिपुर में ज़रूर फिलहाल हमको कोई अपडेट नहीं मिल रहा, लेकिन 8 सीटों पर पंजाब में भी 117 में से रुझान मिलने शुरू हो गए। तो तेज़ी से रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे और ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते होते दोपहर 12 बजे के बाद तक का वक्त लग सकता है, बल्कि जहां ज़्यादा संख्या है वहां तकरीबन 2 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी। तो बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में बीजेपी 70, सपा 45 सीटों के ऊपर आगे चलती दिखाई पड़ रही है। देखें आप, तेज़ी से अपडेट हो रहा है रुझान में। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट के आधार के ऊपर हम इन रुझानों को मान सकते हैं, क्योंकि सबसे प्रक्रियागत अगर हम देखें तो सर्वाधिक जिसमें आप समय मान सकते हैं, क्योंकि ईवीएम में एक साथ रुझान हमको मिलते हैं लेकिन पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं। तो इनको गिनने के साथ ही ये हमको जो रुझान मिले, काफ़ी सारी सीटों पर हमको रुझान मिलने इसमें शुरू हो गए। उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं तेज़ी से रुझान आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में भी तेज़ी से रुझान, अब 23 सीटों के ऊपर रुझान यहाँ आ चुके हैं। यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा? आम आदमी पार्टी क्या वाकई सरकार बना रही है? जिस तरह के संकेत हैं और ज़्यादातर बार ये संकेत सही साबित हुए हैं, कुछ इसमें एक्सेप्शन ज़रूर हैं। इधर उत्तर प्रदेश में क्या योगी सरकार रिपीट हो रही? लेकिन जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार शिमाली साहब भी कह रहे थे कि परिवर्तन के संकेत हर एक जगह हैं। हाँ, नंबर्स ऊपर नीचे इसमें ज़रूर हो सकते हैं। हमारे साथ में 3 इस वक्त बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट के तौर पर। दोनों दलों से नेता भी हैं और साथ में शिमाली साहब भी हैं। दिव्या गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। दिव्या जी नमस्कार, सुप्रभात और शुभकामनाएं आपको भी। बहुत धन्यवाद। एक जो परिवर्तन की बार बार बात की जा रही है, ये परिवर्तन आपको क्या लगता है? मैं चाहता हूं एक ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल ओपिनियन आप दें कि आपको कहां लगता है कि कुछ परिवर्तन की गुंजाइशें हैं। पुनीत जी, मैं एक बात तो बहुत सुनिश्चित होकर कहना चाहूंगी और दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में जहां बहुत जोर दिया जा रहा था, जहां अखिलेश जी ने तो कल बहुत ही एक विचित्र बात कह दी कि लोकतंत्र का आखिरी चुनाव था। इस तरह की बातों का प्रयोग करना और इस तरह के विचार रखना अपने आप में बहुत बहुत दर्दनाक है। और वहां मुझे दृढ़ विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और लोगों का रुझान इस तरफ था। साइलेंट वोटर्स थे। सबसे बड़ी बात, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 16% ऑफ दी वोटर्स का ड्रिफ्ट, महिलाओं का ड्रिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। ये बहुत बड़ा ड्रिफ्ट है, बहुत ही बड़ा, और ये जिसे कहना चाहिए कि गेम चेंजर होने वाला है। तो इस तरह का जो एक महिलाओं ने और जो एक आम आदमी ने, हितग्राहियों ने, और जो विश्वास था योगी जी के एक कार्यशैली पर, जो उत्तर प्रदेश के बयार में बदलाव की एक वो चाहते थे, वो जो बयार थी, जो बदलाव था, उस बदलाव का पर विश्वास करना, तो यानी अब परिवर्तन नहीं चाहिए उनको। अब वो चाहते हैं कि जो 5 साल मेहनत करी है उसको और आगे बढ़ाए और अग्रसर करें। तो मुझे उस परिवर्तन की तो बिल्कुल ना आशा है, ना उसमें आप जो लोग करके बैठे हुए हैं उनके लिए मुझे संशय है। लेकिन प्रचंड बहुमत
और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ रही है। ठीक है दिव्या माननीय जी, योगी जी वापस सरकार एग्जिट बना रहे हैं। पोल्स में अगर आपकी सरकार बनती भी दिखी है तो उसमें कुछ नंबर्स कम रहे हैं। पिछली बार नंबर्स 300 से अधिक वेरिएशन फिगर हो था, सकता है। आपकी बार 300 से कम दिखाया। इस पर कोई आप बिल्कुल नंबर्स, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे कहूंगी नंबर्स का वेरिएशन हो सकता है। नंबर्स का वेरिएशन इसलिए होगा क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स भी रहे। आप ये बताइए कि देयर इज वन पार्टी अगेंस्ट एवरीबडी, सब लोग लगे हुए हैं, चाहे उसमें जाट वोट हो, चाहे मुस्लिम वोट हो, चाहे आप कांग्रेस को देख ले, चाहे समाजवादी पार्टी ने तो भाड़े के लोग ला के लाल टोपी पहना के हद ही मचा दी, कहां से न्याय। और फिर आपने टिकैत जी का तो बहुत पूरा उन्होंने जंग की तरह संभाल के रखा हुआ था वहां पर। वो सारे के सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी, एक सरकार, एक मत होकर वहां पे खड़ी हुई थी। तब फोर्सेस तो देखिए कितने फोर्सेस अगेंस्ट वन, ये बहुत बड़ी जंग उन्होंने लड़ी है। मुझे आजकल लगता है कि जंग नहीं होती, आजकल यही अपने आप में एक युद्ध होने लग गया है। तो ये जो एक युद्ध था, इस युद्ध में विजयी होकर बाहर निकलना बहुत बड़ा फैक्टर था। और जैसा कि बार बार कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव का द्योतक होगा, तो मुझे लगता है कि ये द्योतक अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आती है तो बहुत बड़ा एक जवाब होगा उन सभी लोगों के लिए जो बार बार उछल के देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और ताकतों के साथ काम करते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है ये, और मैं बहुत खुशी है इस बात की कि उन सारे लोगों को एक बहुत करारा जवाब इस समय तो मिलना बहुत आवश्यक था। चलिए, अब ये जवाब किस तौर पर सामने आता है ये भी देखेंगे। सुबोध जी, आपने भी ज़मीन पर उतरकर काफ़ी मेहनत की है इलेक्शंस में, और जैसा भी दिव्या जी बता रही हैं कि विमेंस का वोट जो है ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो हमने देखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका जी ने शुरुआत ही की, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उन्होंने बार बार एम्फेसिस करके, जोर दे करके कहा कि हमने विमेंस कैंडिडेट को आगे रखा है, विमेंस और यूथ के ऊपर फोकस किया है। आपने भी अभी अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा कि हमने ज़मीन पर बहुत मेहनत की है। तो ये जो वोट बता रही हैं दिव्या जी कि यहाँ महिलाओं का वोट या युवतियों का वोट वो काफ़ी हद तक परिवर्तन ला सकता है, तो ये किस तरफ है? वो विश्वास वाली तरफ जाएगा या वाकई रियल आपके जो कैंपेन था उससे जुड़ेगा? ये मुझे इस बात का पूरा विश्वास है पुनीत जी कि जिस तरीके से प्रियंका जी ने मुद्दों को एड्रेस किया है वो एक मजबूत विपक्षी एड्रेस कर सकता है। और इस बात को कहने में मुझे भी कोई शंका नहीं है, और देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी आप सुनते ही रहते हैं रोज। अगर आप किसी से चर्चा करेंगे कि पिछले 2 से 3 सालों में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर कौन उभर करके आया, तो वो नाम प्रियंका गांधी ही थी। तो प्रियंका जी ने 2019 से उस बैटल ग्राउंड में तैयारी की थी। और जैसा कि दिव्या जी कह रही हैं, बिल्कुल महिलाओं का वोट और महिलाओं का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा ऐसा दिया है कि वो सोशल मीडिया में इतना ट्रेंड हो चुका है कि अब हर प्रदेश में, हर पार्टी में उनके लिए एक स्थान बन जाएगा। चाहे ये सरकार महिला आरक्षण पर बिल लाए ना लाए, हम ग्राउंड पर महिलाओं के लिए एक ऐसा कह सकते हैं वर्चुअल आरक्षण लेकर के आ गए हैं कि हर पार्टी में उनकी जगह सुनिश्चित होगी, उनके लिए लड़ने की व्यवस्था होगी। हमने 40% कहा था, और आपने पूरी सूची को देखा होगा। हमने बाकायदा पूरी सूची जिस दिन जारी हुई, जब जारी हुई, अगर 100 की सूची होती थी तो उसमें भी 40% नाम महिलाओं के होते थे, 50 की होती तो उसमें भी 40% महिलाओं के नाम होते थे। तो हमने कोशिश की कि हर महिला को उनके राजनीतिक और सामाजिक अस्तित्व को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए, उनको समाज में स्थान दिया जाए। और हमने आप पुनीत जी कोशिश अगर देखेंगे पिछले 2 साल में, तो चाहे वो महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था, चाहे वो जितने भी, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी वाला इशू था, चाहे मुजफ्फरनगर का मामला था, हर मामले को प्रियंका जी ने एड्रेस किया। लगभग उन्नाव वाला रेप केस था, हर मसला जो था महिलाओं से जुड़ा था, और महिलाओं के मसले को हमने एड्रेस किया। परिणाम की चिंता ना करते हुए प्रियंका जी ने अपने नाम को, अपनी साख को उस प्रदेश में इसलिए लगाया क्योंकि वो एक एक्चुअल तरीके से उनके लिए लड़ना चाहती थी। खैर, जिस अंदाज में सुबोध जी लड़े हैं और जिस अंदाज में कैंपेन की शुरुआत हुई, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि मेहनत दिखी, लेकिन एक इसके बावजूद अगर आप, चूंकि अभी हमारे पास में एग्जिट पोल्स ही होते हैं, एक फिगर होता है, एक वहाँ भी एक मेहनत करके वो फिगर बनाया जाता है, वो सही गलत उस पर बाद में हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हर एक जगह हम किसी एक बड़े स्टेट में जहाँ कभी आप एक छत्र हुआ करते थे, वहाँ पर 4थे 5वें स्थान पर क्यों हैं? वहाँ बसपा दल ये क्यों कह रहा है कि कांग्रेस और हमारे बिना कोई सरकार ना बना पाएगा? सरकार बनाने जैसी स्थिति कांग्रेस की फिलहाल दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में नहीं दिखी, अगर सिर्फ प्रैक्टिकल कहें, जबकि मेहनत यहाँ के स्थानीय नेताओं ने भी वहाँ भरपूर की।
बिल्कुल। देखिए, हमारे पास ग्राउंड लेवल पर वहां पर किन्हीं कारणों से पिछले कुछ वर्षों से संगठन नहीं था और उसी के कारण प्रियंका जी ने वहां पर बीड़ा उठाया संगठन को खड़ा करने का। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ से भी जो लोग यहाँ से लगातार पिछले 1-1.5 साल से वहां पर काम कर रहे थे, चाहे राजेश तिवारी जी हो, विनोद वर्मा जी हो, सब लोगों ने मिलकर के वहां पर न्याय पंचायत स्तर तक संगठन को खड़ा किया है। तो किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने में समय लगता है और उस स्ट्रक्चर पर फिर इमारत को मजबूत करने में भी समय लगता है। तो मुझे लगता है स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और हमने पूरी 403 सीटों पर अपना चुनाव लड़के अपने प्रेजेंस को दर्शाया है। हम 2024 में भी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से पूरी 80 सीटों में चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से सामने आएंगे। हमने जनता के मुद्दों को एड्रेस किया। बाकी चीजें, कल प्रियंका जी ने चिट्ठी भी लिखी कि हमने चुनाव अच्छा लड़ा, कार्यकर्ताओं को उन्होंने लिखा। और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के हमारे सारे कार्यकर्ताओं को वो बात पहुंचाऊं भी कि हमने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, हमने मुद्दों को बहुत अच्छा एड्रेस किया, हमने जमीन पर अपना प्रेजेंस दिखाया, हमने लड़ाई लड़ी और उसके बाद सब कुछ जनता के ऊपर है। जनता जो भी देगी वो शिरोधार्य है, तो उसका इंतजार करना चाहिए। चलिए ठीक है। देव श्रीमाली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। देव साहब, जिस तरीके से हमने देखा दलों ने उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, सबने वहां पर एक नैरेटिव सेट किया, लड़कियों लड़ सकती हूं और सरकार के खिलाफ, चाहे केंद्र और या राज्य की योगी सरकार, उसके खिलाफ भरपूर मेहनत की कांग्रेस पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने जो बार बार हमने काम किया और उसका क्रेडिट लिया, यूपी में बीजेपी ने उसकी बात की, बसपा अपने उसी समीकरण पर के सब हम सवर्णों को और सब लोगों को साथ लेकर अब की बार टिकट दे रहे हैं, हमने उनको भी मौका दिया, सर्व वर्ग के हित की हम बात कर रहे हैं, पुरानी लीग को थोड़ा सा छोड़ करके। हर एक ने एक नैरेटिव सेट किया। इधर योगी सरकार का बार बार कहना था यूपी में कि हमने साहब क्राइम को वहां से साफ किया है, हमने वहां से माफिया को बाहर किया है। कौन सा नैरेटिव ज्यादा जमीन के ऊपर सटीक रह सकता है? देखा, बंगाल में भी देखा और उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि वहां पे बड़ा कराटे का मुकाबला कई बार। देखिए, अभी ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा नैरेटिव सेट रह सकता है, लेकिन एक बात साफ है जो अभी अपने चैनल पर ही हम जो देख रहे हैं उसके रुझानों से जो पता चल रहा है, हालांकि ये अभी बहुत शुरुआती रुझान है और पोस्टल बैलेट है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो या अन्य जगह हो, कांटे की लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में अगर पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की लड़ाई है जो आज तक कभी हुआ नहीं है, तो ये वही बताता है जो मैंने कहा था कि परिवर्तन, उलटफेर बहुत बड़े होने वाले हैं। भले ही सरकार किसी की भी आ जाए, लेकिन घाटा और बाड़ा होने वाला है। और जिस तरह का रुझान उत्तर प्रदेश में सड़कों पर दिखाई दे रहा था, जिस तरह से दूसरे लोग थे, तो सारे अपने अपने नैरेटिव पर काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई आदमी एक तरफा दिखाई दे रहा था, जैसा पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोगों को दिखा था। इस बार बेरोजगारी का मुद्दा भी था, इस बार गरीबी का मुद्दा भी था, इस बार और बाकी मुद्दे भी थे, महंगाई का मुद्दा भी था। अब वो चुनाव में जीत में कन्वर्ट होता है या नहीं होता ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये बात एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है और बड़ा वोटों में हेर फेर होने वाला है। 100 सीटों का नुकसान तो अकेले एग्जिट पोल में ही बताया गया है। और अभी जो रुझान चल रहे हैं, शुरुआती रुझान जो हमने पोस्टल बैलेट के देखे, लगभग वही वो भी बता रहे हैं कि अभी कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि कुछ समय बाद जब ईवीएम खुलना शुरू होंगे और ईवीएम के जब रुझान आएंगे तो अपने को लोगों का भी पता लगेगा कि आखिर वो रुझान वोट में कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं हुए। हाँ, कांटे की टक्कर की संभावना अभी भी बनी हुई है। चलिए, तो ये रुझान आने शुरू हो चुके हैं और टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप नजर जरूर जमा कर रखें। सबसे ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के रुझान है और अभी तक जितने तेजी के साथ में, जबकि पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं, यहाँ 168 रुझान 403 में से हम देख पा रहे हैं। नीचे अगर हम देखें तो पंजाब के 55, 117 में से 55, तकरीबन आधे वहां भी पहुंच रहे हैं, आधी सीटों के ऊपर रुझान मिल रहे हैं। चाहे गोवा हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, तीनों जगह हमको बहुत तेजी से रुझान मिल रहे हैं। और हम ये मानकर चलते हैं कि अगले 1 घंटे में ये रुझान जैसे ईवीएम खोलेंगे, इसके बाद हमको और तेजी से रुझान आते दिखेंगे और ये दोपहर 11 से 12 के बीच में कुछ जगहों पर तस्वीरें साफ करने की दिशा में बढ़ते नजर आएंगे। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ बना रहेगा।
इस समय बड़ी जो चीज़ें हैं वो आप इलेक्शन ब्रेकिंग में लगातार देख सकते हैं। एक्सपर्ट पैनल में कांग्रेस, बीजेपी, वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट जो हैं हमारे साथ में दिन भर जुड़ते रहेंगे। आप भी अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, पूरे दिन हमारे साथ रहिए। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे का आज दिन है, बड़ा दिन है। बड़ा दिन इस लिहाज से केवल उन राज्यों में सरकार नहीं बनेगी बल्कि आने वाले वक्त में अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर देश के चुनाव पर इसका इम्पैक्ट माना जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़े स्टेट्स में एक उत्तर प्रदेश, यहाँ भी चुनाव हुआ है और यहाँ बड़े उलटफेर की गुंजाइश अब की बार दिखाई गई है एग्जिट पोल्स की रोशनी में। अब देखें आप, गोवा में बीजेपी 4, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। गोवा सबसे छोटा राज्य है सीटों के लिहाज से, जहां पर केवल 40 सीटें और इसमें रुझान आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यूपी में बीजेपी 110, 111 सीटों के ऊपर फिलहाल आगे चल रही, शुरुआती रुझान है। और जिस तरह के रुझान है इसमें समाजवादी पार्टी ये भी एक अच्छी फाइट या पिछले बार के मुकाबले तगड़ी फाइट देती दिख रही है। 67 से 70 सीटों के ऊपर उनके भी लीड की खबरें हैं और जो हम टीवी स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं। बसपा 3, कांग्रेस 3 और अदर्स 2 के ऊपर ये 186 अब तक जो रुझान आए हैं 403 में से, ये आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में आप देखें 70 में से 54-55 सीटों पर रुझान हमको मिल चुके हैं और इसमें बीजेपी कांग्रेस तगड़ी फाइट 27-27 के ऊपर फिलहाल लीड उनकी दिख रही, शुरुआती रुझान है। और इसके बाद अगर हम मणिपुर में देखें तो मणिपुर में भी बीजेपी और उनके समर्थक जो पार्टी हैं, साथी पार्टियां हैं, उसमें 15 और कांग्रेस 12, यानी यहाँ भी बराबरी की टक्कर देखने को मिल पा रही। इस वक्त हमारे साथ में पंजाब से लेके तमाम राज्यों में आने वाले नतीजे, जैसा हम कह रहे हैं कि ये केवल इन राज्यों में सरकार नहीं बनाने वाले बल्कि आने वाले वक्त में फिर जो 5 राज्यों के इलेक्शन है और उसके बाद देश की सरकार बनाने को लेकर माहौल है, इसका एक हम कह सकते हैं टेस्ट का रिजल्ट आएगा कि आगे क्या वाकई परिवर्तन की तरफ देश बढ़ेगा, क्या वाकई जो एक स्टैब्लिश चीज़ है कि नहीं, अब देश में मजबूत सरकार है। एक तरफ डबल इंजन तो दूसरी तरफ परिवर्तन की लहर। एक तरफ लगातार काम करने के समय योगी सरकार का कहना था कि हमने माफिया को साफ किया, तो दूसरी तरफ ये कि कास्ट फैक्टर ही वहाँ चलता है, बाकी और कोई काम नहीं काम करता। इन सब के रिजल्ट, इन सब के उत्तर आपको इन चुनावों के नतीजों से देखने को मिलेंगे। हमारे साथ में दिव्या गुप्ता जी, सुबोध हरितवाल जी और देव श्रीमाली साहब जुड़े हुए हैं। दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मतलब शीर्ष नेता जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत लगाते दिखे और इन सब के बावजूद जैसा हम अभी भी देख पा रहे हैं, सपा जो है टक्कर देने के मूड में नहीं बल्कि फिगर्स में भी थोड़ी दिखाई पड़ रही। क्या ऐसा रीजन हो गया? अगर इतनी मजबूती से डबल इंजन वाली सरकारों ने काम किया तो क्या आप मानते हैं वहां अभी भी वही कास्ट फैक्टर, वर्ग का फैक्टर ये काम कर रहा है? आखिर वो इतने नंबर्स में किस तरह हैं? पुनीत जी, मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहूंगी, आपसे भी और माननीय श्रीमाली जी से भी। किसी भी एग्जिट पोल में कहीं पे भी परिवर्तन का कहीं पे भी इंडिकेशन नहीं आया है। सारे एग्जिट पोल्स में यही आया है कि योगी जी वापस सरकार बना रहे हैं, सीटें का फेरबदल हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि हम इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर ले, क्लैरिटी के साथ बैठे कि योगी जी तो वापस आ रहे हैं, ये तय बात है। सिर्फ इतना है कि सीटें कितनी आएंगी वो हम रुझान अभी देख ही रहे हैं। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि कांटे की टक्कर, मुझे कहीं कांटे की टक्कर नजर नहीं आ रही। डबल द फिगर है, जितनी सपा की उससे डबल भारतीय जनता पार्टी की पोस्टल बैलेट्स हैं और जैसे ही ईवीएम खुलेंगे वो तो बहुत तेजी से फिगर्स बदलने वाले हैं। तो पहली बात तो इस चीज को हम सुनिश्चित कर लें कि कोई टक्कर नहीं है, कहीं कोई फैक्ट। और मैं फिर आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप ये मान के चलिए जो भी फैक्टर ये लोग कर सकते थे, जितना फैक्टर उसमें झोंक सकते थे, चाहे उन्होंने झोंका कभी कास्ट फैक्टर, कभी उन्होंने झोंका हिजाब फैक्टर, कभी उन्होंने झोंका जाट फैक्टर, कभी किसी न किसी चीज को लेकर आके सब तरफ से घेरने की जो कोशिश करी गई थी, उस सारे के सारे तंत्र के बावजूद तटस्थ खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार, जिसने सिर्फ और सिर्फ काम करा था, वो अपने काम के दम पर अपने वोट मांगने जनता के बीच में गई थी। और मैं आपको बहुत क्लैरिटी से कहूं, जो हम जैसे लोग जो जिन्होंने उत्तर प्रदेश को देखा है, हम वहां गए हैं, हमने काम करा है, हम जानते हैं कि परिवर्तन कितना आया है, किस तरह से आया है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों का परिवर्तन है कि आप और मैं वहां अगर गली कूची में ना घूमे तो हमको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि मैं 2014 से लेकर लगातार वॉच कर रही हूँ, मैं हर इलेक्शन में जा रही हूँ, मैंने देखा है वहां पे परिवर्तन साल दर साल जो एक इम्प्रूवमेंट है। और आप लड़कियों से जाके पूछिए, लड़कियों बताती है, आपको तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे लड़कियों के और महिलाओं के, जो अब सेफ महसूस करती हैं अपने आप को उत्तर प्रदेश में रहते हुए। ये जो बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों का आप शायद ना आकलन कर पाए, लेकिन एक साइलेंट फैक्टर वहां बहुत अच्छे से काम करता है।
जिस चीज को शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं। एक दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको फिर कह रही हूं कि चारों ओर से जो घेरने का काम करा गया था, उस घेरने के बावजूद एक आप अपने काम को लेके जब जाते हैं जनता के बीच में, तो आप किसी से आंख मिलाकर काम कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर काम का कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस नहीं होते हुए आप ये बताइए सैफई जैसे जगह को, जहां से आप बिलोंग करते हैं, आपने फिल्मी सितारों का गढ़ बना के रख दिया था, आपने माफिया को पनपने दिया था, आपने लोगों को जो इलीगल एक्टिविटीज करते थे उनको प्रश्रय देते थे। आप किस तरह की सरकार चलाना चाहते थे और किस तरह की सरकार वापस लेकर आना चाहते थे? तो ये तो जो मैंने आपसे कहा कि राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, इन ताकतों का नेस्तनाबूद होना इस इलेक्शन के द्वारा बहुत आवश्यक था और ये बहुत करारा थप्पड़ है जो होना चाहिए था। माननीय सुबोध जी ने एक मुद्दा उठाया था, मैं माननीय सुबोध जी बस आपको बहुत अच्छे से आपने अपना तर्क रखा था, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगी। जितनी महिला कैंडिडेट्स को आप लोगों ने टिकट दिया था, पहली बात तो ये कि आपके अध्यक्ष गायब, दूसरी बात ये कि आपके कार्यवाही अध्यक्ष गायब, तीसरी बात ये कि प्रियंका वाड्रा जी जो अपनी कमान संभाल के रखी हुई थी, उसमें उन्होंने जितने महिला कैंडिडेट को टिकट दिया था वो सब अपॉर्चुनिस्टिक महिला कैंडिडेट्स थे। क्या ये वो कार्यकर्ताएं थी जिन्होंने वाकई कांग्रेस के लिए काम करा था? तो मैं आपकी बात बिल्कुल मानती, सहर्ष स्वीकार करती थी। पर उन जितने कैंडिडेट्स आपने डिक्लेयर करे, उन सारे कैंडिडेट्स में से यू चोज पीपल जिनकी अपॉर्चुनिज्म का आपको वहां पे दिखाई दिया कि अच्छा इसको ऐसा कर लेना चाहिए, अच्छा इसको ऐसा कर लेना चाहिए। तो देखिए, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का कैरेक्टर सिर्फ कर लेने से लूंगा। सुबोध जी भी ध्यान से सुने, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी, अगर अपॉर्चुनिटी की बात है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन कैंडिडेट्स के ऊपर दांव नहीं लगाती? वो किसी भी दल के हों, पार्टी में बिल्कुल तुरंत आते हैं और उनको टिकट मिल जाता, क्या हम इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर नहीं देखेंगे? पुनीत जी, दो बातें मैं सिर्फ इस बात को लेके मैं हमेशा कोट करती हूँ। मैं माननीय जेटली जी एक बार एक व्याख्यान में थे, उस व्याख्यान में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कोट करी थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, ये स्पोर्ट्स नहीं है जहां पे गोल्ड मेडल हो, ब्रॉन्ज हो और सिल्वर हो। ये वो जगह है जहां पे या तो जीतते हैं या हारते हैं। तो कैंडिडेट विनेबल भी होना चाहिए और एबल भी होना चाहिए, दो चीजें। तो आप विनेबल भी हो और एबल भी हो। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि शायद कांग्रेस ने ऐसे कोई कैंडिडेट को चुना जो शायद उनमें अपॉर्चुनिटी थी कि हम उस अपॉर्चुनिस्टिक कैंडिडेट को खड़ा कर दें। दूसरी बहुत बड़ी बात, इस तरह की स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने दल बदला और बदल के उन्होंने रातों रात उनको इल्हाम आया कि अब हम यहाँ नहीं, अब हम यहाँ सेफ हैं और इस तरह की हम गतिविधि में हम कर सकते हैं, और उन्होंने जितना अनर्गल बोलना था उन्होंने बोला। ये जो बरसाती मेंढक है, ये चुनाव में इनका जो बदला जाना होता है ये बहुत अच्छा होता है। इट इज ए गुड लिटमस पेपर टेस्ट फॉर पीपल, ताकि वो अगर चले जाए वहां पर तो हमको कम से कम एक पार्टी की क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये क्लैरिटी बहुत अच्छी थी और इस बात को लेके जब अब दोबारा सरकार बनेगी योगी जी की, तो कम से कम इस बात को लेकर सुनिश्चित करेंगे कि ये वो लोग हैं जो पार्टी के साथ तटस्थ खड़े हैं, अच्छे दिन, बुरे दिन, खराब दिन, अपनी विचारधारा के साथ एक साथ खड़े होने के लिए जो लोग समर्पित रहते हैं, उन लोगों का साथ रहना बहुत आवश्यक रहता है। तो चुनाव एक तरह का बहुत अच्छा ये टेस्ट भी होता है। चलिए, मैं आपकी बात का दिव्या जी उत्तर ले लेता हूँ। हरे सुबोध जी, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, दिव्या जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये जरूर किया कि 40% महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन उनमें से ज्यादातर फेसेस अपॉर्चुनिस्टिक थे, मतलब अवसरवादी चेहरे थे, उन्होंने अवसर को बनाया, वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े असल कार्यकर्ता नहीं थे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करने वाली कौन होती है या सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है हमारे कार्यकर्ताओं को कि वो अवसरवादी थे या पार्टी के कार्यकर्ता थे। मुझे इस बात की खुशी है कि मतलब इन सब से हट के कम से कम हमने मौका तो दिया। पर भारतीय जनता पार्टी बताए कितने लोगों को मौका दिया, कितनी महिलाओं को मैदान पर उतारा, कितने लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया कि आइए चुनाव लड़िए। मैं इस चुनाव से ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि एक प्रेरणा थी महिलाओं के लिए, जिन लोगों को घर से प्रियंका जी ने निकलने की हिम्मत दी, उन लोगों को ताकत दी चुनाव लड़ने की, उन्हें इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्थान दिया, युवाओं के लिए भर्ती विधान निकाला। तो उत्तर प्रदेश एक पूरा का पूरा मॉडल था कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस इंप्लीमेंट करना चाहती थी जनता तक, और हमने उसे इंप्लीमेंट करने में मुझे लगता है कि हम सफल रहे। बाकी सब कुछ जनता के ऊपर है। अब अपॉर्चुनिस्टिक होने की बातें अगर भारतीय जनता पार्टी करने लगी, जो देश की सबसे, मैं तो कहता हूँ विश्व की सबसे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी है। हमारी पार्टी से कोई जाता है उसे राज्यसभा सांसद बनाकर मंत्री बना देते हैं, हमारी पार्टी से कोई उत्तर प्रदेश में जाता है उसे MLC बना देते हैं। आज उत्तर प्रदेश के इनके जितने सांसद है
उसमें से 5, 7, 10 तो ऐसे हैं जो भारतीय कांग्रेस पार्टी में रहे और उन्हें बुला करके उन्होंने वहां पर टिकट दे दिया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि बाहर से लोगों को इंपोर्ट किया, उन्हें कहा आप चुनाव लड़िए। हमने एक बैटल ग्राउंड तैयार किया। हमने उस जंग के मैदान पर पुरुषों को, महिलाओं को, हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को एक उचित स्थान दिया। हमने अपना एक पार्टी का सर्वे कराया जिसके माध्यम से हमें महसूस हुआ कि फला व्यक्ति अगर मजबूत है तो उसे लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। कई बार गठबंधन के कारण हमारे कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पाते थे और बूथ स्तर पर हमारा संगठन जो है वो कमजोर हो रहा था। लेकिन तो सुबोध जी, हमने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों को मौका दिया और चुनाव लड़ाया। और मुझे लगता है लेकिन सुबोध जी वो साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि उनके नेता ये बात क्लियरली समझते हैं कि ये एक बैटल ग्राउंड है, इसमें लड़ना और जीतना है। जीत और हार दो पहलू हैं, इसमें मेडल्स नहीं है कि हम तीसरे चौथे स्थान से संतोष कर सकें या हम उस पर अपनी बात रख सकें। थोड़ा सा क्या प्रैक्टिकल की राह से हट के कुछ ज़्यादा आदर्शवादी हैं, इस तरीके की बातें, या हमारे लिए हमारी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये जताना चाहते हैं जनता के बीच में? इसमें जताने वाली बात नहीं पुनीत जी। हमने देश के सामने हमेशा ये स्थापित किया है कि हमारे लिए हमारी विचारधारा, हमारे कार्यकर्ता, हमारा चुनाव लड़ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। हमने कभी भी हार से पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हम हार गए और घर बैठ गए हों। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं जब 2-2 बार, जब अटल बिहारी जी की सरकार को सोनिया जी के नेतृत्व में जनता ने हराया था। हमने वो भी दिन देखा है कि जब 2009 में राहुल गांधी जी जब 120 सीटों पर, सिर्फ 120 सीटों पर कंसंट्रेट की और उसमें से 105 सीटें उन्होंने जिता करके कांग्रेस को दी, सबसे बड़ी पार्टी बनी। और उसके बाद वो गठबंधन था यूपीए का। राहुल जी ने युवाओं को मौका दिलवाया, उन्हें जिम्मेदारी के साथ टिकट दी, उनके लिए ग्राउंड तैयार किया, उन्हें टिकट दी, उन्हें जिताया। सबसे बड़ी पार्टी यूपीए बन करके आई, कांग्रेस बन के आई यूपीए में, और हम सरकार में फिर आए। तो हमने अच्छे दिन भी देखे हैं और वो अच्छे दिन हमारे विचारधारा के नतीजे थे। भारतीय जनता पार्टी के सोशल कमेंट करना चाहेंगे दिव्या जी? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पॉलिटिक्स का हम हिस्सा कभी नहीं बने और हमने वो भी दिन देखा कि 2018 में 3 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ हुआ, तो उस पर भी हम कभी गुमान नहीं किए। 2019 में फिर जनता ने मोदी जी को मौका दिया, उस पर भी हमने कभी रिएक्शन नहीं दिया। हम सिर्फ कर्म करते हैं, फल की अपेक्षा नहीं करते। ठीक है, दिव्या जी, जो जनता देगी वो स्वीकार है। ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर, लेकिन अंगूर खट्टे हैं। और दूसरी बात यह है कि 70 साल जिन्होंने राज करा हो एक छत्र, उसके बाद आज अच्छे दिनों की तलाश के लिए आप लोग भटक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत का द्योतक तो है ही। लेकिन एक बात और तय है कि आप जिनको अपॉर्चुनिस्टिक कह रहे हैं, वो उसमें एक छोटी सी आप एक चीज को, वो त्रुटि जो आपको है वो आपको याद दिलाना चाह रही हूँ। क्या है कि कांग्रेस से अपना खुद का गढ़, अपना खुद का घर संभल नहीं रहा है। आप अपनी गलतियों को शायद अभी तक आत्मचिंतन नहीं कर पा रहे हो। मुझे वैसे उससे कोई तकलीफ नहीं है, वो आप जाने, आपका घर जाने, आपकी पार्टी जाने और आपकी आइडियोलॉजी जाने और आप किस तरह से डील करना चाहते हैं वो जाने। लेकिन वो जो बार बार जख्म हरा करके आप उस चीज को लेकर आते हैं बाहर कि आपने किसी को लाया और फिर हमने राज्यसभा सांसद बना दिया, वो इसलिए हुआ है सर क्योंकि आपसे खुद से अपना गढ़ और अपना घर संभाला नहीं जाता है। आपके अंदर की जो ईगो क्लैशेस है, जो ईगो सेंट्रिक प्रॉब्लम्स है, संगठन की कमी होना, एक पावर सेंटर की बहुत सारी कमी होना, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कांग्रेस को आज भी शायद लगता है कि कहीं कहीं आत्मचिंतन कर लेना चाहिए। खैर, मैंने फिर उससे कहा कि मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी विद इन द पार्टी आप लोगों का ब्रैकेट है, आप उसमें जिस भी तरह से डील करना चाहें। मैं आज इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट हूं कि मेरा संगठन बहुत अच्छे से, बहुत तीव्रता से, बहुत समर्पित होकर एक एक कार्यकर्ता अपना जमीन पर काम करता है और पार्टी आइडियोलॉजी को झंडा और डंडा दोनों लेकर साथ में खड़ा रहता है, चाहे दरी बिछानी हो, चाहे स्टेज पे जाना हो। हमारे यहाँ कभी कई लड़ाइयाँ नहीं होती और हमारे यहाँ कभी कोई इस पर दिव्या जी एक बार शिमाली साहब के पास में भी हमको जरूर चलना चाहिए। शिमाली साहब, लंबे समय से हम कांग्रेस पार्टी को, सबसे पुराना दल है, लंबे समय से कई चुनाव फाइट करता रहा है, लेकिन अभी आप अगर इस कन्वर्सेशन को भी सुन रहे होंगे तो एक बड़ा फर्क समझ में आता है। एक तरफ प्रैक्टिकली युद्ध की तरह किसी भी चुनाव को लेना, जो वक्त चल रहा है, जिस तरह का वक्त है, या तो बना दिया जाए या तो उस वक्त के मुताबिक अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन करना और रणनीति में उसमें पूरी तरह उतर जाना। दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी, एक सोच की तरफ चलते हुए ही काम करते रहना। कांग्रेस पार्टी को, उसकी स्थिति को आप भी लंबे वक्त से भांप रहे हैं, देख रहे हैं। इस इलेक्शन से क्या कुछ परिवर्तित होगा, बदलेगा, या अभी आपने देखा कि उन्होंने कुछ नया किया है, या वो पुरानी धार के ऊपर है?
नहीं, देखो दो बातें हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कांग्रेस का संगठन समाप्त हो चुका है। अनेक राज्यों में जहां लंबे समय से कांग्रेस पार्टी मुकाबले से बाहर हो गई है, 2-2, 3-3, 4-4 चुनाव हार चुकी है, तो उसके बाद कांग्रेस का संगठन शून्य हो गया। दूसरी एक और समस्या यह है कि कांग्रेस का संगठन शून्य होने के कारण कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का अपने हाईकमान के साथ जो एक रेपो होता है, एक संपर्क होता है, सूचनाओं के आदान प्रदान का, विचारों के आदान प्रदान का, रणनीति तैयार करने का, वो समाप्त हो गया है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में यह करने की कोशिश की है। पहली बार लंबे समय बाद कांग्रेस वहां पहली बार सारी सीटों पर लड़ी है। यह तय है कि वहां सारी सीटों पर में से ज्यादातर पे उनको हारना ही है, लेकिन हाँ, कम से कम अपना संगठनात्मक ढांचा तैयार करने के लिए उन्होंने हर जिले में कैंडिडेट लड़ाया, हर विधानसभा क्षेत्र में, और वहां कुछ लोग तो खड़े होंगे ही। तो ये एक कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से एक अच्छी शुरुआत है। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये होती है कि हारने के बाद फिर या जीतने के बाद वो फिर उसको विड्रॉ कर लेती है, उसके पास ध्यान नहीं देती। अभी कांग्रेस ने जो वहां किया, प्रियंका गांधी ने, अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे तो लंबे समय बाद इसके रिजल्ट आएंगे। अब वो रखेंगे नहीं रखेंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो कांग्रेस और बीजेपी, जहां तक सवाल है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई भी मानेगा कि देश का सबसे सुसज्जित संगठन उनके पास है, जिसमें अभी भी बड़ी संख्या में निष्ठावान लोगों की जरूरत है। जैसा कि अभी आपके बातचीत के दौरान ये बातचीत आ रही थी कि आप बाहर से लाके कैंडिडेट दे देते हैं, ये फर्क पड़ता है कि बीजेपी में अगर बाहर से भी कैंडिडेट आते हैं तो उनके नेता अपने लोगों को समझाने में कामयाब रहते हैं कि कोई बात नहीं, हमको विनिंग कैंडिडेट चाहिए, जीत के बाद सरकार बनेगी, सरकार हमारी होगी। कांग्रेस में बाहर से तो छोड़ो, कांग्रेस के अंदर से भी कैंडिडेट आते हैं तो कांग्रेस के लोग ही सामने खड़े हो जाते हैं। हमने पंजाब में ये चीज देखी है, जब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब कांग्रेस वहां विनिंग पोजीशन में थी, लेकिन किस तरह से आखिरी तक पूरे चुनाव के दौरान सिद्धू ने अपनी सरकार पर निशाना साधते रहे, चन्नी पर निशाना साधते रहे, और जिसका परिणाम अभी रुझानों में भी हमको दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को जब तक आपका संगठनात्मक क्षमता मजबूत नहीं होगी तब तक आपकी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देगी। बहुत सही बात आपने, चुनाव बहुत सही बात आकलन के तौर पर आपने कही है शिमाली साहब। और नेताओं के कारण नहीं हो सकता, कार्यकर्ताओं के कारण हो सकता है, और कार्यकर्ताओं की बिल्कुल आपने बहुत सही बात की। एक छोटे से ब्रेक का वक्त एक्चुअली हो गया है, और दिव्या जी को और सुबोध जी को हम धन्यवाद देंगे, लेकिन हमारे साथ शिमाली साहब लगातार बने रहेंगे। तेजी से रुझान आ रहे हैं, 5 राज्यों के नतीजे बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ बदलेंगे, और आने वाले वक्त के नतीजों को असर डाल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। उम्मीद लगातार हर दल की अभी भी बनी हुई है, शुरुआती रुझान है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।